नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं आपके लिए हर दिन नए टॉपिक से नए वीडियोस लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के लेकर आया हूं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो एक बार आप भी पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटी थी? तो कलकत्ता शहर में ब्लैक होल त्रासदी घटी थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति जो है प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो राज्य में कुप्रशासन था, इस कारण से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। तो झांसी के राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति या अपहरण नीति के द्वारा ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय पेशवा के काल में पेशवा प्रथा को ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब वहां का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा जब किया था तब वहां का नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? तो पंजाब नामक भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में कौन से वर्ष में लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1767 से 69 के बीच में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो यह पहला मैसूर युद्ध जो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर कासिम ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ में विश्वासघात किया था। अगला प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वॉन्डी वॉश के युद्ध से सर आयरकूट संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था 1858 में और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया? तो प्लासी की जंग के बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को जो है नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मालाबार को ब्रिटिशों को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी की लड़ाई 1757 को लड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था जो है यह कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्थाओं में से एक थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 में भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो परमानेंट सेटलमेंट जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम तार या टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1853 में भारत में पहली तार या टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी। भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? तो जुलाई 4 को, और ये 1947 में भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई थी? तो भारतीय सिविल सेवा जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर या जनरल या वायसराय शासन के दौरान आरंभ हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में की थी। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? तो ब्रिटिश पूंजी का निवेश जो है यह कृषि क्षेत्र में किया जाता था औपनिवेशिक काल के दौरान। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। लॉर्ड मिंटो या मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो यह 1909 में पारित हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मुख्य कारण केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करना, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना और विदेशी शासन की स्थापना, उपर्युक्त सभी कारण हस्तशिल्प उद्योग के पतन के मुख्य कारण थे। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा को फैलाने के लिए की थी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो मद्रास और बंबई नामक स्थानों पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है सर थॉमस मुनरो ने भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ पता चलता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता था। यही रैयतवाड़ी प्रथा थी, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रथा। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हाकिम अजमल खान साहब थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? तो मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो पहली रेल लाइन जो है जॉर्ज क्लार्क ने भारत में बिछवाई थी। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई थी? तो ऑप्शन नंबर लॉर्ड हॉवर्डिंग के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बन गई थी। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? तो यह पेशकश की थी एक्ट ऑफ 1909 ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो मैकालेज मिनट 1835 का अधिनियम था जिसके द्वारा सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था।
भारत में बजट की व्यवस्था आरंभ किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत में बजट व्यवस्था आरंभ हुई थी। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए नए टॉपिक से लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए रिपीटेडली ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप 50 में से 50 अटेम्प्ट करके सही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों से है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा निवास स्थान होता है सूफी संतों का खानकाह। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खानकाह शब्द का संबंध सूफी संतों से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ पर है? तो भारत का सबसे प्रमुख सूफी पूजा ग्रह जो है यह अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या होता है? तो सूफी परंपरा में पीर का मतलब होता है सूफियों का गुरु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णदेवराय के द्वारा बनवाया गया हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर जो है वर्तमान के समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ करवाई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा चमड़े की प्रतीक मुद्रा इनमें से किसी ने शुरू नहीं कराई थी। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? अमुक्त माल्यद किसकी रचना है? तो कृष्णदेव राय की रचना है अमुक्त माल्यद। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो भक्ति प्रचारक शंकर देव जी ने भाषा का उपयोग किया था असमिया भाषा का और इसका उपयोग करके उसको प्रचार करके उसको लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में 1192 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा के प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांतक किसके शासनकाल में आए थे? तो अधिकांश मंगोलियाई आक्रांतक जो हैं यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी कब? तो बाजार विनिमय प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो बलबन नामक सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तृतीय हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता या तृतीय हिंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए सुल्तानों के वंशों के कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, फिर आएगा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश और अंतिम वंश था लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता है? तो गयासुद्दीन बलबन को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक माना जाता है। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है? तो यह औरंगाबाद के समीप स्थित है वर्तमान समय का दौलताबाद, जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1206 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान का शासन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कठोर नीति अपनाई थी, जो कि दिल्ली का एक सुल्तान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत की वह संरचना थी अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा वह संरचना थी जिसमें स्मारक के रूप में अगर देखें तो इसमें पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांत और सजावट का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता था? तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। दिल्ली शहर का स्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली शहर का स्थापक तमारा वंश को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया था? तो 1000 से 1026 के बीच में 14 बार आक्रमण तुर्की शासक महमूद गजनवी ने किया था। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया है? तो इलाहाबाद में स्थित वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह जी के द्वारा नहीं कराया गया है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो तालीकोटा के युद्ध समय में विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश के साम्राज्य का जो था शासन था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो मोहम्मद बिन तुगलक शासन के दौरान अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बदला था, जो किसके पास में है? अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, औरंगाबाद के पास में था। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से, वर्तमान में भी हम्पी के नाम से ही उसको आप संबोधित कर सकते हैं। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खान ने सैयद राजवंश का प्रारंभ किया था। निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकी राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्रारंभिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है? तो कुतुब मीनार के पास में स्थित मेहरौली पिलर जो है यह उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण प्रसिद्ध है। इसमें अभी तक एक जंग भी नहीं लगी है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का और टंका किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का जिसे टंका नाम से जाना जाता था, इल्तुतमिश ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बद क्या है? तो गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे, मतलब उन्हीं के समय में थे? तो यहाँ इल्तुतमिश को अगर छोड़ दिया जाए तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी इन सभी के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरब की विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है चचनामा में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो रोज़ वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, मैं रोज की तरह आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का ये टेस्ट टाइप पेपर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो J.A. हिक्की ने भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिन के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो इंडियन सिविल सर्विसेज में डलहौजी ने भारतीयों के प्रवेश को संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड्स के डिस्पैच एक्ट के तहत शैक्षिक रिपोर्ट के आधार पर यह अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का नाम क्या था? तो 1773 में पारित अधिनियम का नाम नियामक अधिनियम था। सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत कराई थी? तो गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने यह डाक सेवा की शुरुआत कराई थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुए थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो भारत में 1909 के मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो लोकप्रिय तत्व और प्रतिनिधित्व इनको समाविष्ट करने का प्रयास 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करने के आधार पर किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग त्रासदी के विषय में तहकीकात की थी। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता जो है 1858 में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो राजा राममोहन राय ने सती की कुप्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर राजा राममोहन राय जी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी का उपनाम लोक हितवादी है। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मिलान करना है। केशव सेन इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती जी इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग जी और सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन इन्होंने ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज से संबंधित हैं, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से संबंधित हैं और सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस वेदों की ओर आने का आह्वान किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा वापस वेदों की ओर आने का आह्वान किया गया था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो श्री रामकृष्ण जी को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में की थी। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन है? तो लॉर्ड रिपन स्वशासन के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सुधार के आंदोलनों में अग्रगामी के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था विकसित की थी। कौन से चार्टर्ड अधिनियम या एक्ट के द्वारा भारत में विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई थी? तो 1813 का चार्टर्ड अधिनियम था, जिसके द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। निम्न में से किसने राज्य हड़पहर नीति या अपहरण नीति का क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में किसको लाने से संबंधित हैं? तो अंग्रेजी शिक्षा को लाने से लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड को इंडिया में स्थापित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश प्रशासन के दौरान हड़प नीति को अपनाया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट 1919 लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का नया घोषणा पत्र यह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सपर्ट पर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के नए वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों पर डे मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान का। इसमें आपके लिए 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रिपीटेडली पूछे जा रहे प्रश्नों का ये सेट है। तो पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे सही हो पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो पेट्रोल द्रव का घनत्व इनमें से सबसे कम है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद का क्या स्टेटस रहेगा? तो उपर्युक्त क्वेश्चन के अनुसार उसके हाथ में ही आकर गेंद गिरेगी। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, आपने अगर एग्जाम दी है तो आपके लिए ये क्वेश्चन रैंडम देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न है, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? दृढ़तांक निम्न में से किसका अनुपात होता है? तो आयतन प्रतिबल के साथ आयतन विकृति का अनुपात दृढ़तांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाइसिकल के पहिए में प्रयुक्त अरें या स्पोक बढ़ाती हैं उसका क्या? तो बाइसिकल यानी कि साइकिल के पहिए में जो स्पोक्स अरें प्रयोग की जाती हैं वो उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम
कि कहाँ पर होती है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होगी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर अगर ऊपर फेंके जाते हैं तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र उसके पैरों के आगे होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है कैसे? तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर गुरुत्व के द्वारा रोकी जाती है या रखी जाती है। नेक्स्ट है, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो कागज का टुकड़ा और क्रिकेट दोनों जब निर्वात में गिराया जाएगा तो दोनों ही एक ही स्थिति में पृष्ठ पर पहुंचेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धक्का सह प्रायः स्टील के बने जाते हैं क्यों? 100 कप्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो 100 कप स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। नेक्स्ट है, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? तो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना बॉल बेयरिंग का काम है। राइट आंसर हो जाएगा, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना बॉल बेयरिंग का काम होता है। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगी? तो स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी यानी कि पारे के पात्र में डालने पर वह मरकरी के पृष्ठ यानी कि सतह पर तैरती रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है कितनी? तो आर्द्रता के रूप में जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित होती है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसा होता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल होगा? तो एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर उत्प्लवन बल का मान जो है लकड़ी के भार से कम होगा। राइट आंसर हो जाएगा। क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाए? यह संभव है? तो यदि होगा तो हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे टक्कर के सहने वाले बम्पर कारों पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं? तो फिसलन से बचने और न्यूनतम घर्षण के लिए वाहनों के टायरों में अच्छे से फुलाने के लिए हवा भरी जाती है। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या ऑप्शन इसमें से सही रहेगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भिन्न कोण वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में एक ही गति होती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या होता है? तो लाइफ जैकेट व्यक्ति को उतराए रखता है और आयतन में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर है। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? तो वॉशिंग मशीन के ड्रायर या सुखाने वाली मशीन में कपड़े जो हैं अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर सुखाए जाते हैं। कौन सा संघट्य अत्यधिक क्षतिकारक होगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो यह सबसे ज़्यादा क्षतिकारक स्थिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? तो खिलाड़ी या एथलीट लंबी कूद से पहले दौड़ लगाता है गति का जड़त्व पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा हो जाता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कैसी हो जाती है? तो खड़े होने पर झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ से ले जाने की बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों से ले जाना आसान होता है, कारण क्या है? तो ऐसा करने पर गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों पर आ जाता है, जिससे गिरते नहीं हैं और आसानी से चल सकते हैं। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू करती है? तो रॉकेट की गति जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच की नली केशिका नली दोनों को पानी में बीकर में डाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस में उठेगा?
तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच की केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाल दिया जाए तो पानी जो है ऑप्शन नंबर दोनों में ही ऊपर उठेगा, राइट आंसर हो जाएगा। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर कैसा होता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है, कारण क्या है? तो कुएं से पानी खींचने के लिए पुली इसलिए प्रयोग की जाती है क्योंकि बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक तांबे की छड़ और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है। इस प्रकार दोनों कैसे होंगे? तो यानी कि दोनों समान आयतन के होंगे, तभी समान आयतन के दो अलग अलग धातुओं के ऑब्जेक्ट को भी पानी में डालेंगे तो पानी का उत्क्षेप एक जैसा होगा। अगला क्वेश्चन है, बेग ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? तो बेग ग्राफ का ढाल जो है त्वरण को दर्शाता है। नेक्स्ट है, यदि विराम अवस्था में एक बम छोटे छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा? तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग जो है 0 होता है, क्योंकि वह विराम अवस्था में छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है। किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली के प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? तो राइफल के प्रति गतिज ऊर्जा अनुपात जो है 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? तो 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा पिघलाने के लिए 80 जूल काम करना होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है, राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, कारण क्या है? तो भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल अधिक पसंद करने का मुख्य कारण है उसमें अधिक क्षमता होती है और ईंधन की भी बचत होती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, इसलिए अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर भी उनको सांस की परेशानी महसूस नहीं होती है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो इसे हम वायु प्रक्षोभ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त से तेजी से घुमाया जा रहा है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे? तो सोडा लाइम की बोतल में गर्दन के निकट जो है गोले या बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किस कण का होगा? तो सबसे अधिक कण अल्फा कण का होगा, इन सभी कणों की गतिज ऊर्जा को अगर देखा जाए तो। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है वो कैसा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है बढ़ता है जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? तो इसे हम 45 डिग्री के क्षैतिज कोण से अगर हिट करते हैं तो वह अधिकतम दूरी तक जाएगी। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो धरातल पर पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार होता है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं या जोड़ी की गई होती हैं? क्योंकि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए उनको अपने किनारों पर वक्र कर दिया जाता है। न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? तो जड़त्व के नियम के नाम से न्यूटन के पहले नियम को जानते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी कि काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो जब वह पत्थर जो है भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले की स्थिति में होगा, तब उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो दोस्तों, ये टेस्ट सेट पेपर कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पूरा देखा है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। रोज़ की तरह मैं आपके लिए फिर एक नए टॉपिक से वीडियो लेकर आया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस का ये वीडियो लेकर आया हूँ। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट पेपर सेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं।
तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो महात्मा गांधी जी जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत सरकार की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वह अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कैसे? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? तो 27 दिसंबर को 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी हमने देखा था 1911 में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी स्वतंत्र भारत में पहली महिला के रूप में राज्यपाल के रूप में चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो 1946 में भारत की संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ कर दिया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथ में एकात्मक सरकार के समस्त ताकत होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र विद्यमान है? तो प्रतिनिधियों का लोकतंत्र भारत में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? तो अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, कारण क्या है? तो संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान को कब अस्तित्व में लाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार कर सकता है? तो निदेशक सिद्धांत के बारे में यह बात कही थी ऑप्शन नंबर KT शाह जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। भारत की संवैधानिक सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संवैधानिक सभा बनाई गई थी। भारत के संविधान के गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा ने अपनाया था।
प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। भारत संपूर्ण लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में उभरा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधानिक की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम.एन. राय जी ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकारिक स्रोत है। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना बंधुत्व का मुख्य अर्थ होता है। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन हुआ था। निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं भारत के संविधान में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत के पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य के नहीं थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता जो संविधान सभा की थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भाग 9A। भाग 9A में संविधान में नगर पालिकाओं के बारे में बतलाया गया है। तो दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन का वीडियो प्रैक्टिस सेट पेपर। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों पर डे की तरह मैं आपके लिए रोज़ लेटेस्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं और ये वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बने हुए हैं। आज आपके लिए 50 क्वेश्चन का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें साइंस के महत्वपूर्ण रिपीटेडली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चीन देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर ईल की नई प्रजाति जिसका नाम है जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज की गई है? तो ईल एक मछली होती है और इसकी प्रजाति जिम्नोथोरैक्स मिश्रई की खोज जो है मेदिनीपुर में की गई है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे क्या नाम दिया है? तो ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज हुई है उसका नाम है रोनाल्डो CR7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान को पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल किया गया है? तो तुलसी के पवित्र जीनोम अनुक्रमण के साथ में शामिल जो स्थान है वह है CSIR-CIMAP। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति का नाम क्या है? तो मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की नई प्रजाति है ग्लिप्टोथोरैक्स सेनापेटिएंसिस। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में एक तत्व की नई अवस्था जैन टेलर मेटल की खोज की गई है। किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है? तो जैन टेलर मेटल नाम के नए तत्व की खोज जो है जापानी वैज्ञानिकों ने की है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो वृक्क जो है यह उत्सर्जन क्रिया से संबंधित तंत्र का भाग है। मानव में सांस वर्णक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन एक श्वास लेने के लिए प्रयुक्त वर्णक है। राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो ये कोशिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्राव वाले स्थान पर थक्का बनाकर रक्त को रोक देती हैं बहने से। अगला क्वेश्चन है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं में दिखाई देने वाले हरे बिंदु कोशिकांग जो हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लसिका किसका वहन करती है? तो लसिका वसा का वहन करती है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का काम क्या होता है? तो जाइलम जो है पौधों में जल के वहन करने का काम करता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे प्रवर्ध जो पाए जाते हैं उन्हें दीर्घरोम कहते हैं। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक हार्मोन जो है यह ऑक्सिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन का काम क्या होता है? तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो हॉडी बीनबर्ग ने साम्यावस्था का नियम दिया था। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो उनके आकारिक अनुकूलन में परिवर्तन हुआ है भूमि पर तेज दौड़ने वाले जीवधारियों में। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या है? तो मरु अनुकूलन प्राणियों में आर्द्रग्राही त्वचा अनुकूलन की स्थिति में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्फुरदीप्त अंग किस में पाए जाते हैं? तो समुद्री जीवों में स्फुरदीप्त अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो नेप्थलीन का जो है शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने रखा था? तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत विर्चो नामक वैज्ञानिक ने रखा था। कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव की श्रेणी में रखते हैं, जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऊतक क्या कहलाता है? तो कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। राइट आंसर है। कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेंकाइमा टिश्यू के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होता है ऊतक होता है जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कोशिकाओं में कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादप की रक्षा करना होता है? तो एपिडर्मिस जो ऊतक होते हैं, एपिडर्मिस ऊतक, यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करते हैं। सुबेरेन क्या है? तो सुबेरेन एक रासायनिक तत्व का नाम है। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकते हैं? तो उनकी कोशिकाओं की संरचना जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षणों में से एक है। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को स्वयं भोजन बनाने की क्षमता के आधार पर एक दूसरे से भिन्न श्रेणी में रखा जाता है। कौन से विषमपोषी यूकेरियोटी जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो इनमें से वो होते हैं फंजाई या कवक। फफूंद जो होती है ये यूकेरियोटिक जीव की श्रेणी में आते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के ऊपर आश्रित रहते हैं। वायरस से होने वाला सामान्य रोग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? तो हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार, ये सभी हैजा से होने वाले बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिस प्रक्रिया आवश्यक है किस हार्मोन के लिए? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया के लिए हार्मोन जो आवश्यक है वो है ग्लूकेगॉन। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन संकटकालीन या आपदा के समय उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। ग्वाइटर रोग किस खनिज का तत्व से संबंधित है? तो ग्वाइटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन से हैं? तो हमारे कान शारीरिक संतुलन बनाए रखने में सहायक संवेदी अंग हैं।
शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनने से संबंधित लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि प्रश्न के लिए सही, माफ करिएगा, थाइमस ग्रंथि प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो मेंडल जो है दर्शन शास्त्र में महत्वपूर्ण रुचि रखते थे और दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी किताब में किस वर्ष प्रकाशित कराया था? तो इन्होंने 1866 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया था। निम्न में से मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने की थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हागो ड्रिवरीज, कॉरेंस और शेरमेक नामक वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। राइट आंसर है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉटसन ने जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो इसे हम विपुसन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो अनुवांशिकी शब्द जो है सर्वप्रथम वॉटसन ने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा। जब दो शुद्ध विपरीत गुणों वाले पौधों को संकरित करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में निम्न में से कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं? तो जो प्रभावी लक्षण वाले पौधे के गुण होते हैं वही प्रदर्शित होते हैं। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो एआई ओपेरन ने जीवन की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत को दिया था। ओलाइगोसिन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो मीसोहिप्पस नाम के मीसोहिप्पस प्रजाति के घोड़े का विकास ओलाइगोसिन काल में हुआ था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।